गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अपना एसिड बेस रिसर्च शुरू किया था। उसमें हम एसिड्स की एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज देख चुके थे, रिएक्शंस देख चुके थे, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी देख चुके थे। फिर हमने बात की थी कि भाई जो ये एसिड है और ये बेस है, वाटर में अगर इसे डिसॉल्व कर दिया जाए तो क्या होगा। वहीं से शुरू करते हैं आज। जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वाटर में H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव प्रेजेंट होता है। जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, या फिर ऐसे देखो, जो हमारा एसिड है, एसिड का क्या काम होता है, H पॉजिटिव रिलीज करना। ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। ये H पॉजिटिव ये H2O ले लेगा और ये इट विल बिकम H3O पॉजिटिव NCl नेगेटिव। राइट, ये क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एसिड का क्या काम होता है, तो रिलीज H पॉजिटिव, और वही उसने H पॉजिटिव क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया। इसी तरह हम बेस की बात करते हैं। बेस है हमारा NaOH। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे विद वाटर, इट विल बिकम या इट विल कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब जो हमारे एसिड्स होते हैं वो जनरली सारे डिसॉल्वेबल होते हैं, या सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। बट इफ वी टॉक अबाउट एसिड, ओनली NaOH इज सोल्यूबल इन वाटर। सिर्फ जो हमारा NaOH होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है, बाकी सारे बेसिस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। अब देखो, एसिड डिसॉल्व हुआ चाहे बेस डिसॉल्व हुआ, मिले दोनों में आयंस ही है, और इन आयंस की वजह से ही जो हमारा एसिड एक्वा सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन और जो बेस सॉल्यूशन है वो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस। राइट, अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ी थी। अब दोबारा से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रल होना है, न्यूट्रलाइजेशन में वर्ड है न्यूट्रल। राइट, इसमें क्या होता है, जो हमारा एसिड होता है और बेस होता है आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें सॉल्ट देते हैं विद वाटर। क्या देते हैं, हमें सॉल्ट देते हैं विद वाटर। जैसे ये इसके जनरल रिएक्शन लिखे हम, देखो एसिड में क्या होता है, H होता है, तो H के साथ लिख दो हमारा X, मतलब X कोई भी। राइट, और बेस की पहचान क्या होती है, OH, तो यहाँ पर लिख दो M, कोई भी बेस मिलेगा क्या होगा, जब छोटे यहाँ से OH, यहाँ से H उठाओ पहले और वाटर बना दो, क्योंकि वाटर तो हर रिएक्शन में निकलेगा ही निकलेगा। अब जो बाकी की चीजें बची, क्या बचा, इधर से X बचा, इधर से M बचा, इनको जोड़ के लिख दो, तो ये बन जाएगा हमारा सॉल्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, वाटर निकाल दो, उसके बाद क्या करो, जो चीजें बच गई है उन्हें जोड़कर लिख। जैसे कि अगर हम रिएक्शन करें, एसिड में ले लेती हूँ मैं अपना HCl और बेस में ले लेती हूँ मैं NaOH। क्या करना है, यहाँ से OH, यहाँ से H जाएगा, वाटर रिलीज, क्या बचा Na, इधर इधर Cl, तो यहाँ आ गया NaCl। तो ये था हमारा एसिड, ये था हमारा बेस,
पहले निकाला हमने वाटर और देन जो बचा उसको ऐड करके लिख दिया, वो बन गया हमारा सॉल्ट। तो इस तरह से हमें रिएक्शंस करनी होती। अब एक वर्ड सुना होगा आपने कि भाई डाइल्यूटेड है ये चीज, ये कंसंट्रेटेड है। उसका मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का डाइल्यूशन मतलब, डाइल्यूट का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर इन दैट। जैसे आपने सुना होगा डाइल्यूट H2SO4, ये होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना। डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl। इस सब का क्या मतलब होता है? डाइल्यूट H2SO4 मीन्स, या डाइल्यूट वर्ड का ही मतलब क्या होता है कि यहाँ पर H2SO4 अकेला नहीं है, यहाँ पर H2SO4 के साथ कौन है? साथ में वाटर में है। HCl अकेला नहीं है, उसके साथ क्या है? वाटर भी मिक्स है, ऐड है। और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है कि वहां पर सिर्फ H2SO4 की ही कंसंट्रेशन है और कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, प्योरली वहां पर हमें H2SO4 ही मिलेगा। यहाँ पर भी सेम इसी तरह कि यहाँ पर प्योरली हमें कंसंट्रेटेड मतलब HCl ही मिलेगा। कंसंट्रेटेड से वर्ड उठा लो, कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन? जिसकी बात हो रही है, सिर्फ उसी की कंसंट्रेशन है और किसी की कोई कंसंट्रेशन नहीं है। तो अगर हमें डाइल्यूशन डिफाइन करना हो तो हम डाइल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस, इसके साथ विद वाटर, इज नोन एज या इज कॉल्ड डाइल्यूशन। अब देखो, अगर हम किसी चीज में पानी डालते हैं, तो जैसे मेरे पास कोई शरबत है, ठीक, मैं उसके अंदर पानी डाल दूं। मान लो मेरे पास इस यहाँ पर मेरे पास कोई सिरप है, स्वीट सिरप। अब मैं इसके अंदर क्या डाल दूं? वाटर ऐड कर। वाटर ऐड करने से क्या होगा? ओवरऑल कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर हम बात करें सिरप की मिठास की, तो वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे कई बार हम कोई भी शरबत वगैरह पीते हैं गलती से, जैसे नींबू पानी की बात हो गई, गलती से अगर उसमें पानी ज्यादा हो जाए, मतलब पहले सब चीजों का प्रोपोर्शन ज्यादा ठीक था, नॉट इक्वल था, अगर उसमें हम पानी ज्यादा डाल दें तो क्या होता है? मिठास उसकी कम हो जाती है, मीन्स उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डाइल्यूशन जो होता है, दैट रिजल्ट्स इन दी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी? आयंस की। कैसे, वो देखते हैं। ये है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एन एसिड और बेस, कि जब हम एसिड और बेस में डाइल्यूशन करेंगे, वाटर डालेंगे, तो क्या होगा? देखो इसमें क्या होता है, जब हम किसी भी एसिड में, जैसे ये रहा HCl, इसमें क्या डाल दें? H2O डाल दें, तो क्या होगा? यहाँ बन जाएगा H3O पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो जब हम एसिड को या फिर बेस को, बेस की भी अभी अभी हमने देखी थी, NaOH प्लस H2O, ये टूट गया था, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव,
चाहे हमने एसिड डाला चाहे हमने बेस डाला, पानी डालते ही दोनों किस में डिसोसिएट हो गए, दे बोथ डिसोसिएट इनटू आयंस। किसमें डिसोसिएट हो गए ये, दे बोथ डिसोसिएट इनटू आयंस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन एन एसिड और बेस इज डाइल्यूटेड, जब हम इनको क्या करें डाइल्यूट करते हैं या इज added to water is diluted, their molecules, या और करके लिख लो, और added to water their molecules dissociate, टूट जाते हैं molecules इसमें to form ions, राइट। जिसकी वजह से कंडक्टिविटी की बात करें वो तो इंक्रीज होगी, लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें वो डिक्रीज हो जाएगी। तो लिखो एंड इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज in concentration, and it results in decrease in concentration of ions। आयंस कौन कौन से जो बने हैं हमारे H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव पर यूनिट वॉल्यूम, and the acid or base is said to be diluted, and acid and base is said to be diluted। अगर जब हम देखो पहले इतने में हमारे आयंस थे, अब इतने में हमारे आयंस हो गए हैं वही सेम। तो पहले थोड़े वॉल्यूम में ज्यादा आयंस थे, अब ज्यादा वॉल्यूम कर दिया है तो आयंस का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पानी डालते ही चीज का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो आयंस की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, ये चीज आपको लैब्स में हेल्पफुल होती है, और इवन लैब्स में उसके लिए सिंबल्स भी बने होते हैं प्रिकॉशन मेथड्स में, कि भाई जब हम किसी भी एसिड या बेस में वाटर मिक्स करते हैं, एसिड और बेस में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो जो हमारी प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मींस हीट फर्स्ट में क्या होगा, एग्जिट होगा। अरे चल मोनू एसिड या फिर बेस में क्या ऐड कर दे, वाटर ऐड करते हैं जब, तो जो हमारी प्रोसेस होती है, हमने डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी जिनमें हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ी थी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि इसमें हीट का एग्जिट होगा। मतलब जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, पहले इसमें एसिड या फिर बेस पड़ा था, जैसे ही इसके अंदर हम वाटर डालते हैं पहले इसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही हम इसमें वाटर डालते हैं या एसिड और बेस प्लस वाटर हो गए, तो ये जो टेस्ट ट्यूब होती है ये हीट अप हो जाती है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है कि हम इसे अपने हाथों से पकड़ भी नहीं पाते। तो क्यों हुआ होगा ऐसा, इसने जैसे ही वाटर में एसिड और बेस में वाटर ऐड किया गया वहां पर हीट रिलीज होना शुरू हो जाती है, हीट एग्जिट होती है। तो ये प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब भी हम एसिड या बेस में वाटर ऐड करेंगे तो हमें ये काम बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि हीट रिलीज होती है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो ज्यादा हीट रिलीज होगी,
और एकदम से ज्यादा हीट रिलीज होती है, ज्यादा हीट लगती है, तो आप लोगों को अच्छे से पता है दैट विल बी वेरी डेंजरस टू अस। तो लैब में जगह जगह वार्निंग सिंबल्स बने होते हैं कि भाई ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। उसमें एक इम्पोर्टेंट इसके लिए भी सिंबल बना होता है कि एक तो भाई वाटर के अंदर एसिड और बेस नहीं ऐड करना, हमेशा एसिड और बेस के अंदर वाटर ऐड करना होता है। मतलब हमें एक तो पहली बात तो हमें हमेशा जब भी एसिड बेस में वाटर ऐड करने की नौबत आए तो थोड़ी क्वांटिटी में लेके करो, हमेशा थोड़ी सी 5 ml टू 10 ml। मीन्स ये टेस्ट ट्यूब होती है ना हमारी, इतना सा, क्योंकि इससे तो ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, इसमें करना है। और हमेशा कभी भी जैसे हमारे पास एसिड या फिर बेस का जार हो, उसके अंदर वाटर ऐड नहीं करना, वाटर एकदम से उनके अंदर ऐड नहीं करना होता, क्योंकि अभी अभी देखा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इतना सारा एसिड है, इतना सारा बेस है, उसमें से एकदम वाटर डालेंगे हम, इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, दैट विल बी डेंजरस टू अस। तो हमेशा एक काम करना है, हमें थोड़े से एसिड में थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, थोड़े से बेस में थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, ताकि जो हीट रिलीज हो वो भी थोड़ी ही हो और उससे हमें कोई नुकसान ना हो। राइट। तो नोट बना के एक चीज लिख लो, that water should not be water should not be added to added to concentrated, means pure acid, because if water is because if water is added if water is added, the heat generated the heat generated may cause the mixture to splash, मीन्स जैसे पानी उबलता है ना, जब ज्यादा गर्म हो जाता है, तो जब ये चीज भी ज्यादा गर्म होगी एकदम वाटर डालते ही, तो ये भी बाहर उबल के मतलब बाहर एकदम से निकल सकते हैं, तो ये स्प्लैश आउट हो सकता है, टू स्प्लैश आउट एंड कॉज हार्म। राइट। हमेशा क्या करना है, हमें एसिड मस्ट बी ऑलवेज acid must be always added slowly to water। एसिड हमेशा वाटर में डालना होता है स्लोली, स्लोली वो भी बिल्कुल, विद कांस्टेंट स्टीरिंग, विद कांस्टेंट स्टीरिंग, मतलब वो ज्यादा गर्म ना हो जाए, इसलिए उसे कंटिन्यूअसली हमें हिलाते भी रहना चाहिए। तो ये जस्ट नोट करके आपकी सिर्फ जनरल नॉलेज को ऐड करने के लिए ये पॉइंट लिखवाया है, या फिर इसके ऊपर सिंपली क्वेश्चन भी बन सकता है। एक्चुअल में इस पर डाइल्यूशन के टॉपिक पर क्या क्वेश्चन बनता है, सिंपली वो हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एसिड और ऑन एन बेस। तो वो हमसे सिर्फ इफेक्ट पूछते हैं कि डाइल्यूशन का क्या होगा, और इफेक्ट आप लोगों ने देख ही लिया है कि कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हम बात करेंगे पीएच की।
पीएच स्केल की बात करते हैं। पीएच का फॉर्मूला होता है, पीएच का मतलब क्या होता है पहले तो, पीएच मतलब क्या होता है, पी से होता है पावर, पी से होता है पावर, किसकी पावर, पी के बाद क्या लिखा है, एच, पावर ऑफ, एच से हाइड्रोजन आयन, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल, it is a scale, it is a scale used for measuring the hydrogen ion concentration. It is a scale used for measuring hydrogen ion concentration. कैसे मेजर करता है ये वो बाद में बात करेंगे। पीएच निकालने का आगे जाकर फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, दैट इज माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ये पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है कि पीएच इज इक्वल टू माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब ये काम कैसे करता है, जो पीएच का स्केल होता है उस पे 0 to 14 तक नंबरिंग लिखी होती है, 0 to 14 तक नंबरिंग लिखी होती है। तो पीएच क्या है, अगर हम पीएच बात करें, पीएच इज अ नंबर which indicates the acid और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जनरली हमें पीएच से क्या पता चलता है कि भाई ये चीज एसिडिक है या फिर बेसिक, विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। पीएच से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी चीज एसिडिक है या फिर बेसिक। अब कैसे पता चलेगा हमें, लोअर वैल्यूज ये 0 से 14 तक होती है हमारे पास, राइट। अब एसिड की वैल्यू हमें किधर मिलेंगी, बेस की किधर मिलेंगी, वो चीज हम कैसे याद रखें, जैसे हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं तो उसमें हमारा ए पहले आता है, बी बाद में आता है, और आप लोगों को अच्छे से पता होगा ये चीज, 7 पे हम मानते हैं न्यूट्रल। 7 से जो पहले होते हैं वो सारे होते हैं एसिड, मतलब पीएच का नंबर अगर 0 to 7 के बीच में आता है तो एसिड नेचर, एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करता है किसी भी सॉल्यूशन। और वही पीएच का नेचर अगर आए इन बिटवीन 7 and 14, that explains the basic nature of solution, that explains the basic nature of solution। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले एसिड आएगा क्या बेसिक, सिंपली ऐसे याद रखो, अल्फाबेट्स में जब हम एबीसीडी पढ़ते हैं तो ए पहले आता है बी बाद में, तो वही चीज यहाँ पर भी चलेगी कि ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। अब देखो जनरली वैसे पीएच क्या बताता है हमें, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन क्या बताता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन भी हम बोल सकते हैं। अब एसिड की पहचान क्या होती है, H पॉजिटिव। अब जितना ज्यादा अच्छा एसिड उसमें उतना ज्यादा H पॉजिटिव होता है, मीन्स अगर ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे इसका मतलब क्या है, उसकी पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ज्यादा H पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है, उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होने वाली है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हायर द हाइड्रोनियम आयन, या फिर आप हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हो, बात एक ही है। हायर द हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन concentration present in the solution, present in the solution,
lower is its pH, lower is its pH, तो उसकी pH क्या होगी, pH, राइट। तो यहाँ पर 3 पॉइंट बना के हम pH को न्यूट्रल के बेस पर लिख देते हैं कि अगर भाई हमारी pH हो greater than 7 then basic solution, if pH is less than 7 then acidic solution, and if pH is equal to 7 ना तो एसिड होगा जब वो, ना ही वो बेस होगा, then that solution is neutral solution, क्या होगा वो, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो इस तरह हमें पीएच स्केल से क्या पता चल जाता है, बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर और न्यूट्रल। पहले इस स्केल के एक थोड़ा सा मतलब पेपर से बना होता था स्केल, उसके बेस से बताया जाता था, लेकिन आजकल हमारे पास पीएच मीटर्स भी आते हैं, मीन्स वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उसके अंदर एक बॉक्स होता है जिस पर हमें पीएच की रीडिंग्स मिलती है। पीएच की रीडिंग्स मिलती है कैसे, वहां पर एक वायर होती है, वो उसमें एक थोड़ा ट्यूब टाइप डिवाइस लगा होता है, थोड़ा ट्यूब से टाइप डिवाइस लगा होता है, हम उसको किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जब भी हम उसे किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो यहाँ पर हमें रीडिंग्स मिल जाती, तो रीडिंग्स अकॉर्डिंगली हम यहाँ से देखेंगे और बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन फिर क्या है, बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, कैसा, राइट। अब पीएच की हमें इम्पोर्टेंस देखनी है कि डेली लाइफ में हमारी पीएच की क्या इम्पोर्टेंस। अब यहीं से देख लेते हैं, कई बार हमें एसिडिटी हो जाती है बहुत ज्यादा, हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है बहुत ज्यादा, एसिड बनता है। और आपने अपने बायो के चैप्टर में पढ़ा ही होगा, जो आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, कि भाई हमारे स्टमक के अंदर क्या रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है। स्टमक के अंदर क्या रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है। तो जब HCl ज्यादा रिलीज हो जाता है या फिर वो न्यूट्रलाइज नहीं होता तो हमें एसिडिटी फील होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर इनो वगैरह लेते हैं तो हमें शांति पड़ जाती है। क्या होता है, एसिड हमारे पेट में बन जाता है, बेस हम बाहर से ले लेते हैं और एसिड बेस मिलके क्या हो जाता है, चीज न्यूट्रल हो जाती है और हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है, राइट। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच में फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच में हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें पता है कि जो HCl इज प्रेजेंट इन स्टमक, हमारे पेट में क्या होता है, HCl होता है, एसिड होता है, इसी की वजह से खाना पच पाता है हमारा। तो HCl प्रेजेंट इन stomach and helps in digestion of food, क्या करता है वो, फूड के डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन जब कई बार हमें अपच हो जाती है, द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, तभी तो हमें जलन फील होती है, कई बार होती है ना पेट में हमें जलन फील, वो इसी की वजह से होती है। इट कॉज पेन एंड इरिटेशन, इट कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो एसिड हमारे पेट में है, बाहर से हम क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे, लेकिन एसिड ज्यादा होने की वजह से पीएच तो गड़बड़ा गई ना हमारी बॉडी की, तो पीएच रेंज चली जाती है, कम हो जाती है।
तो टू करेक्ट the disturbed pH range, milk of magnesia ये क्या होता है? एक बेस होता है, बेस is used as medicine, वो कैसे यूज होता है? मेडिसिन की फॉर्म में यूज होता है, जिसको हम एंटासिड भी बोलते हैं। ब्रैकेट में लिखो एंटा एसिड, एसिड के एंटी है ये, मतलब एसिड के अगेंस्ट, तभी तो उसको न्यूट्रलाइज कर पाता है, राइट। एंड इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड, as it reduce effect of acid। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जगह आप इनो याद कर लो, इनो से रिलेट करके याद कर लो, क्योंकि हम लोग तो इनो यूज करते हैं ना, तो एकदम से एसिडिटी खत्म हो जाती है। वो काम यही होता है, HCl एसिड ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, तो इरिटेशन फील होती है, उसकी वजह से क्या होता है, हमें अच्छा नहीं महसूस होता, फिर हम कुछ ना कुछ दवाई लेते हैं या फिर इनो लेते हैं बहुत से लोग, तो वहां से हमारा जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारा पीएच मेंटेन हो जाता है, और जो इनो वगैरह भी है वो है बेस की फॉर्म में, राइट। इसी तरह पीएच ऑफ सॉइल, ये पहले बॉडी से रिलेटेड ही बात कर लेते हैं। पीएच चेंज लेड्स टू टूथ डिके, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आपके खुद के भी दांत खराब हुए होंगे, तो वो सब कुछ खेल पीएच का ही होता है। पीएच चेंज लेड टू टूथ डिके, तो वो सारा काम भी किसका होता है? पीएच का ही होता है। जो हमारे टूथ होते हैं ना, हमारे टीथ होते हैं, वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं वो? कैल्शियम फॉस्फेट के। और अच्छे से पता है, हमारे हम सभी के दांत मजबूत होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, अच्छी खासी चीज को चबा जाते हैं, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, मतलब सभी के साथ ये हुआ होता है कि दांत जरूर एक न एक बार खराब होते हैं, बचपन में नहीं होती, कई बार बड़े होके हो जाते हैं, ठीक। तो वो ऐसा सब क्यों होता है कि जब हमारे माउथ के अंदर पीएच 5.5 से कम हो जाए, अगर हमारे माउथ के अंदर पीएच 5.5 के कम हो जाए, तो उस टाइम पर हमारा टूथ डिके शुरू हो जाता है, दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं, जब पीएच हमारी 5.5 से भी कम हो जाए, ठीक। तो इसको प्रिवेंट करने का बेस्ट मेथड क्या होता है? जब दांत खराब होते हैं तो डॉक्टर बच्चों को क्या बोलते हैं कि भाई मीठा कम खाओ, ठीक, टाइम से ब्रश करो, मुंह को साफ रखो, तो वही सब चीजें टूथ डिके को बचाती है। तो प्रिवेंशन मेजर्स के यही है कि हमें अपने मुंह को साफ रखना चाहिए, मतलब टाइम पे ब्रश करना चाहिए, राइट। और जो टूथपेस्ट यूज करता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं हमें टूथपेस्ट वगैरह, वो बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि एसिडिक ऑलरेडी मुंह में ज्यादा है, राइट। तो हम बाहर से कौन सी चीज लेंगे जो बेसिक नेचर की होगी? तो हम टूथपेस्ट वगैरह जो यूज करते हैं, फिर वो यूज करते हैं बेसिक नेचर के, ताकि एसिड और यहाँ से बेस मिलके न्यूट्रल हो और हमारा टूथ डिके ना हो। और अपना हमें प्रॉपरली ब्रशिंग करनी चाहिए, मुंह को साफ रखना चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए, ये चीजें आपको अच्छे से पता होंगी ऑलरेडी। ये तो चलो हमारी बात हो गई ह्यूमंस की। अब प्लांट्स में भी पीएच बहुत हेल्पफुल होती है। प्लांट्स
और जो हमारे एनिमल्स होते हैं आर ऑल्सो पीएच सेंसिटिव। वो भी क्या होते हैं? पीएच सेंसिटिव होते हैं। कैसे? तो जो हमारी बॉडी है, जनरली हमारी लगा लो, प्लांट्स की लगा लो, एनिमल्स की लगा लो, वो जो बॉडी हमारी होती है वो पीएच जब रेंज 7.0 टू 7.8 होती है उस पर नॉर्मली काम करती है। उस पर क्या करती है? नॉर्मली काम करती है। तो अगर यहाँ से हम पीएच डिस्टर्ब होगी तो चाहे वो हम हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, हमें सबको तकलीफ होगी। और दूसरा, आप लोगों ने एसिड रेन के बारे में सुना ही होगा पहले से। एसिड रेन जो बारिश के मौसम के सबसे पहली बारिश होती है उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा घर वाले भी उस टाइम बारिश में नहाने के लिए अलाउड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसके अंदर जो पीएच होती है उस वाटर की वो कम होती है। अब पीएच कम है, एसिडिक नेचर है, अब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही है, प्लांट्स को भी इफेक्ट करेगी, एनिमल्स को भी इफेक्ट करेगी। तो उसकी वजह से इन पर काफी इफेक्ट पड़ता है। और कई बार हमारे पेड़ पौधे आप लोगों ने देखा होगा खराब भी हो जाते हैं सिर्फ किस वजह से? पीएच के डिस्टर्ब होने की वजह से। नेक्स्ट इसी तरह पीएच ऑफ सोइल। अगर हमारी जो सोइल है उसी पर हमारे प्लांट्स उगते हैं, अगर उसकी पीएच प्रॉपर नहीं होगी तो जो प्लांट्स हमारे होंगे वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। तभी आप लोगों ने देखा होगा जो किसान होते हैं वो टाइम टाइम पे अलग अलग चीजें छिड़कते रहते हैं पेड़ों पर, जमीन पे भी कुछ कुछ डालते रहते हैं, ताकि बात सिंपली यही होती है कि उसकी पीएच मेंटेन रहे और जो हम प्लांट्स वगैरह उस पर उगाना चाहते हैं तब वो अच्छे से प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट इज पीएच। प्लांट्स के तो चलो हमने डिस्कस कर ही लिए। अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई हमें इंसेक्ट काट जाता है तो घर वाले क्या करते हैं? उसके ऊपर अचार वगैरह रगड़ते हैं, अचार वगैरह रब करते हैं। अब अचार का पता ही है, आम का अचार कैसा होता है? खट्टा होता है। और खट्टा किसको इंडिकेट करता है? एसिड को। खटास किसको इंडिकेट करती है? एसिड को इंडिकेट करती है। तो जब कुछ हमें इंसेक्ट्स वगैरह काट जाते हैं तो हम उस पर एसिडिक चीज रगड़ ले, जैसे अचार रगड़ लेते हैं, या फिर उसकी जगह हम रगड़ ले बेसिक सोडा, तो वो वहां पर स्वेलिंग नहीं होने देता या हमें इतने इरिटेशन या पेन फील नहीं होने देता। तो इस तरह हमारी जो पीएच होती है वो बॉडी में, बॉडी के बाहर प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हमें दिक्कत आ जाती है। इसलिए चाहे वो बॉडी की बात हो, चाहे वो हमारे एटमॉस्फेयर की बात हो, पीएच को हमेशा बैलेंस फॉर्म में ही रखना चाहिए। राइट? हेलो।